अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कदस भट्ट। इस वीडियो में आपके साथ मैं क्रिप्टो मार्केट की अभी तक की जो ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं, जो न्यूज़ हैं, वो आपके साथ शेयर करूंगा कि क्या वजह है क्रिप्टो मार्केट ने अभी क्यों दोबारा करेक्शन किया है, क्यों क्रैश हुई है और क्या मजीद नीचे क्रैश हो सकती है या कि वापस अभी रिकवरी करेगी। इसकी तरफ बाद में आते हैं, लेकिन सबसे पहले जो हमारे मुल्क में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चली है उस हवाले से मैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगा। देखें, आप में से बेशुमार पाकिस्तानी ऐसे हैं जो कि खान का मुतबादल ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। आप उसमें से मुझे भी कंसीडर कर लें। लेकिन इस वक्त जो पाकिस्तान में पॉलिटिकल एलीट है जो कि खान को रिप्लेस कर सकती है, वो सारी पॉलिटिकल एलीट क्या है, वो क्या चाह रही है, वो क्या कर रही है, उसके बारे में भी आपका सोचना समझना बहुत जरूरी है। ये स्क्रीन पे आपको इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो टॉप लीडरशिप है, उन्होंने कल प्रेस टॉक की है। इस हवाले से जो खान साहब ने कल कौम से खिताब किया, उसमें उन्होंने फॉरेन जो इंटरवेंशन है उस हवाले से अमेरिका की दबे लफ्जों में उन्होंने एक्सपोज कर दिया कि अमेरिका ने हमारे इंटरनल जो पॉलिटिक्स हो रही है उसके अंदर बराह रास्त उसकी इंटरवेंशन है। उसके हवाले से अब नून लीग ने क्या मैसेज दिया, ये जरा ख्वाजा आसिफ साहब को सुनिएगा। इसमें कोई शक शुबा नहीं है कि इस वक्त तक अमेरिका जो है एक ऐसी वाहिद ताकत है जो हमारे लिए बहुत सी मुआशी मुश्किलात जो है वो जो है क्रिएट कर सकती है। अमेरिका जो है अगर जो है वो चाहे तो इस वक्त पाकिस्तान के लिए इतनी माशी जो है डिफिकल्टीज क्रिएट कर सकता है कि मैं समझता हूँ कि हो सकता है हम जो है जो हमारा ऑयल बिल जो है अदा करने के लिए हमारे पास पैसे ना रहे। ये सारे वेंटिलेटर जो है ना ये लगे हुए हैं, अमेरिका की मर्जी से लगे हुए हैं। अमेरिका चाहे तो ये सारे के सारे जो हमें जो इस वक्त ड्रिप्स लगी हुई हैं या वेंटिलेटर लगे हुए हैं सारे के सारे ऑफ हो जाते हैं। आपने इनको समाप्त किया। मोहतरम, ये नहीं कह रहे कि खान सिर्फ अकेला ही नहीं है जो फॉरेन इंटरवेंशन को रोकेगा। हम उसके मुतबादल के तौर पे हम आपको पाकिस्तानियों, आप घबराओ नहीं। हम आप लोगों को गारंटी करते हैं कि कोई बंदा पाकिस्तान का हर शहरी उतना ही मोहतरम और उतनी ही उसकी कदर है जितनी कि पॉलिटिकल एलीट की है। हम फॉरेन इंटरवेंशन को रोकेंगे और खान से बेहतर रोकेंगे। वो ये नहीं कह रहे। ख्वाजा साहब ये कह रहे हैं कि बेशक अमेरिका के पास इतनी पावर है, वो हमारी सारी इकोनॉमी तबाह कर सकता है। ये है हमारी पॉलिटिकल एलीट, ये है खान का मुतबादल। ये आपने खुद फैसला करना है, मैंने क्या फैसला करना है वो मैं जानूं, लेकिन आपके लिए ये फूड फॉर थॉट है। दूसरी रही बात खान की जो खराबियां हैं, महंगाई महंगाई महंगाई। अभी ये जैसे ही इनको थोड़ा सा अशोर हो गया कि खान इतवार या सोमवार तक उसकी छुट्टी हो जानी है और उसके बाद हमारी हुकूमत आनी है, तो ये पिछले 2 दिन से जब से ये कंफर्म हुआ है, इनके महंगाई से मुतल्लिक स्टेटमेंट्स देखना शुरू कर दें। आपको हर पॉलिटिकल लीडर इनका आपको ये कहता हुआ नजर आएगा महंगाई तो एक इंटरनेशनल जो है इंपोर्टेड महंगाई है। यानी इनको जैसे ही इस चीज की अश्योरिटी हुई है कि खान ने जाना है, उसके बाद हमने हुकूमत संभालनी है और फिर हमें भी महंगाई इसी तरह के हालात से गुजरना पड़ेगा जिसको खान, यानी इसका भी कोई सल्यूशन नहीं। ये जितना महंगाई मकाओ मार्च था, ये सिर्फ और सिर्फ धोखा और खान को हटाने के लिए था। ये मुझे सारी समझ आई है। इस हवाले से आप कोई अपनी ओपिनियन का इजहार करना चाहें तो इस वीडियो के नीचे कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अपनी क्रिप्टो मार्केट की तरफ। मार्केट ने कल फिर जरा अच्छा खासा डिप लिया और मार्केट की सारी क्रिप्टो करेंसीज जो हैं वो थोड़ा सा क्रैश की हैं। कोई तकरीबन 5 to 10% जो है मार्केट सारी क्रैश की है, जिसमें सुशी स्वाप जो इथेरियम नेमिंग सर्विस है उसके टोकन जो है 10% क्रैश की हैं। क्या वजह है? एक आध न्यूज़ है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। लेकिन सबसे पहले आज 1 मार्च है, यानी सॉरी आज 1 अप्रैल है, मार्च का महीना खत्म हो गया। अगर हम बिटकॉइन की जो मंथली रिटर्न्स हैं, जो मंथली प्रॉफिट है, उसकी तरफ एक नजर डालें तो आप इस साल के स्टार्ट में जनवरी में बिटकॉइन में जो इन्वेस्टर्स थे उनको 20% मार्केट ने क्रैश किया ऑलमोस्ट। उसके बाद फरवरी में 0.5% मार्केट डाउन रही और ये जो मार्च का महीना हमने अलविदा किया है जिसको, उसमें बिटकॉइन ने ऑलमोस्ट 10% गेन किया। और पिछले कई बुलेटिन में मैं आपको बताता आ रहा हूं कि हिस्टोरिकली देखा जाए अप्रैल का महीना बिटकॉइन के लिए बहुत अच्छा रहा है। ये आपके सामने चार्ट नजर आ रहा है। 2021 में अप्रैल ने 8.86% जो है वो क्रैश की। लेकिन ये मत भूलें 2021 में ही बिटकॉइन ने फॉर द फर्स्ट टाइम 64,000 वैल्यू को क्रॉस किया था, अपना ऑल टाइम हाई बनाया था। तो उस वजह से जिस जिस बंदे ने 100% इन्वेस्टर जो थे प्रॉफिट में थे, उन्होंने जब
प्रॉफिट कैश आउट करवाया, तो जब मंथ खत्म हुआ उस वक्त जो क्लोजिंग हुई वो -8% पे हुई। लेकिन उसके बाद 2020 का देखें 37% गेन, 2019 में 25% गेन, 18 में 37%, 17 में 31%, सिर्फ 2015 में जो इस वक्त डाटा उसमें जाकर थोड़ा, तो हिस्टोरिकली देखा जाए मेजॉरिटी जो अप्रैल्स के मंथ रहे हैं बिटकॉइन के लिए वो पॉजिटिव रहे हैं। अब इस महीने में क्या डेवलपमेंट्स होती हैं नोबडी नोस, जैसे जैसे डेवलपमेंट्स आएंगी उसका क्रिप्टो करेंसीज की प्राइसेस के ऊपर, बिटकॉइन के ऊपर लाजमी इंपैक्ट होगा। अभी जो दो मेजर न्यूज़ है जिसकी वजह से मैं समझता हूं कि शायद ये प्राइस ने थोड़ी सी करेक्शन की है, एक तो यूरोपीय यूनियन पार्लियामेंट ने एक बिल पास किया है जिसमें वो कहते हैं कि जितनी तकरीबन $1000 से ज्यादा की ट्रांजैक्शन जो हैं कोई भी बंदा करता है, बेशक वो एक्सचेंजेस के जरिए करता है या अपने पर्सनल वॉलेट्स के जरिए करता है, तो वो उसकी कोई ना कोई रिपोर्टिंग का कोई सिस्टम, कोई ना कोई मैकेनिज्म होना चाहिए। वहां के जो पार्लियामेंट है यूरोपीय यूनियन की, उन्होंने बिल पास किया जिसमें वो मजबूर करेंगे अपने शहरियों को कि आप अपने अपने वॉलेट्स की केवाईसी करवाएं, ताकि एट द टाइम ऑफ इन्वेस्टिगेशन हमें वॉलेट्स को ट्रेस आउट करने में आसानी हो। इसको क्रिप्टो मार्केट किस तरह लेती है? फिलहाल तो जो क्रिप्टो कम्युनिटी है, इस न्यूज़ की वजह से वो एक तरह का फियर और पैनिक की सिचुएशन आई है। कल के बुलेटिन में मैंने आपको बताया था कि बिटकॉइन दो सूरत में आगे जा सकता है, या ऊपर या नीचे। और अगर कोई न्यूज़ आती है तो, अगर न्यूज़ नहीं आती है तो बिटकॉइन की प्राइस इसी तरह आपको साइडवेज होती हुई नजर आएगी और आप उसमें ग्रेट बॉट ट्रेडिंग कर सकते हैं। मुझे नहीं मालूम आप में से कितने लोगों ने लॉन्ग शॉट्स लिया और कितनों ने शॉर्ट पोजीशंस ली हैं। जिसने शॉर्ट पोजीशन ली होगी ऑब्वियसली वो प्रॉफिट में होंगे इस वक्त, और जिन्होंने लॉन्ग ली है वो ऑब्वियसली इस वक्त अच्छा खासे लॉस में होंगे। अच्छा, उसके बाद जी दूसरी न्यूज़, इंडिया के जो राज्यसभा है, आपको पता है जो उनकी लोअर कोस्ट है लोकसभा, वहां से उन्होंने एक बिल पास किया था क्रिप्टो रेगुलेशन का, जिसमें उन्होंने 30% टैक्स लगाया और साथ 1% TDS या TLS उसे बोलते हैं शायद, वो उन्होंने टैक्स लगाया कि बेशक आप बिटकॉइन से प्रॉफिट लेते हैं या नहीं लेते हैं, अगर आपके पास BTC है तो 1% आप उसके ऊपर टैक्स देंगे। तो जितनी बार ट्रांजैक्शन करेंगे उसमें 1% अलग चार्ज होगा और कैपिटल गेन पे अलग है। वो कंट्रोवर्शियल बिल जो है अब राज्यसभा जो है वहां, यानी उनकी जो अपर कोर्ट है, जो अपर उनकी पार्लियामेंट है, वहां से भी अप्रूव हो गया। तो आज 1 अप्रैल है, इसका मतलब है कि वो वाला लॉ कोर्ट ऑफ द लॉ ऑफ द कंट्री हो गया। वहां पे इंडिया में बाकायदा ये जो कवानीन है वो इम्प्लीमेंट हो गया। वहां इंडियन शहरी जो है, इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है, अब वहां के शहरी 3% कैपिटल गेन टैक्स देंगे और 1% वो मुझे देख ही लेने दें ताकि वो TDS है TDL है, मैं आपको भी बता देता हूँ। TDS है जी, जो TDS टैक्स है जिसको टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, कि आपके सोर्स के ऊपर 1% जो है वो टैक्स होगा। तो उस ये दो न्यूज हैं जो कि मुझे महसूस हुई है मार्केट से। मैं नहीं समझता इनका इतना ज्यादा इंपैक्ट है कि मार्केट अब दोबारा अपनी रिवर्सल करेगी। आगे मैं और न्यूज, एक छोटी सी मीम आपके साथ शेयर करूंगा। इस तरह की सिचुएशन में बिटकॉइन किस तरह आप लोगों को हाइपर इन्फ्लेशन, पैसों की बेकदरी की सिचुएशन के अंदर किस तरह सपोर्ट करता है, उसके ऊपर एक छोटी सी मीम है, ये जरा मीम देखें। ये हाइपर इन्फ्लेशन है, यानी पैसे की बेकदरी हो रही है, और बिटकॉइन जो है उसको रोकने की कोशिश कर रहा है। और इस दौरान अगर बिटकॉइन थोड़ा बहुत 30% डंप भी हो जाता है तो इसमें जो बिटकॉइन होल्डर्स हैं, जो मार्केट के दीगर पार्टिसिपेंट्स हैं, वो फियर में आके पैनिक हो गए बिटकॉइन के ऊपर ही अटैक करना शुरू कर देते हैं। और जब बिटकॉइन के ऊपर अटैक करते हैं तो बिटकॉइन फिर इन्फ्लेशन को वेलकम करता है और उसके बाद वो सोसाइटी, उनकी वेल्थ, उनका सरमाया, उसका जो हाल होता है वो इस मीम में आपको डिस्प्ले किया गया। अच्छा, बिटकॉइन की अब मैं प्राइस की तरफ आऊं तो देखें यहाँ पे बिटकॉइन ने क्रैश किया। मेरा मानना यह है कि अगर तो बिटकॉइन जो बुलिश रहेगा तो वो इस जो 50 की मूविंग एवरेज लाइन है इससे ऊपर ही दोबारा ऊपर जाएगा, अपना हायर लो बनाएगा। ये देखें यहां से ऐसे जाके तो फिर ऐसे ऊपर इसने जाना है अगर इस मार्केट बुलिश है। तो अगर नीचे जाना है तो शायद फिर लोअर लोस बनाना शुरू कर दे। ठीक है, आगे चलते हैं। ये आर्टिकल बड़ा प्यारा आर्टिकल है, बैंकलेस का आर्टिकल है, को 15-20 मिनट रीडिंग में आपका टाइम स्पेंड होगा, लेकिन इतना खूबसूरत आर्टिकल है। इस आर्टिकल को पढ़ के आपको एक क्रिप्टो करेंसीज की मार्केट से प्रॉफिट निकालने का एक बिल्कुल डिफरेंट पर्सपेक्टिव आपको मिलेगा। इसका सब्जेक्ट क्या है? द फर्स्ट प्रॉफिटेबल ब्लॉकचेन। इन्होंने इथीरियम को कहा है कि जितनी क्रिप्टो करेंसी हैं मार्केट में, तकरीबन कोई 20,000 के करीब शायद,
वो सारी की सारी में से एक ही सिर्फ इथेरियम ऐसी ब्लॉकचेन है जो कि प्रॉफिटेबल है। बाकी सारी ब्लॉकचेन जो है वो प्रॉफिटेबल नहीं है, वो हाईली एट रिस्क ऑफ लॉस है। वो कैसे? बड़े बड़े डिफरेंट किस्म के आर्गुमेंट दिए हैं, वो मैं आपको नॉटशेल में बता देता हूं। इनका कहना यह है कि कोई भी ब्लॉकचेन है उसके प्रॉफिट और लॉस को देखने के लिए आपको ये चीज देखनी पड़ेगी कि वो ब्लॉकचेन जो है वो एक्चुअली मार्केट में सेल आउट क्या करती हैं। वो सेल्स करती हैं ब्लॉक्स, यानी उन ब्लॉक्स के अंदर वो ट्रांजैक्शंस होती हैं। वो ट्रांजैक्शन जो है वो एक्चुअली वैल्यू सेटलमेंट होती है जो ट्रांजैक्शंस कर रहे होते हैं। यानी अगर आप एक बंदे से बीटीसी दूसरे बंदे को ट्रांसफर कर रहे होते हैं तो वो बंदे जो अपनी फाइनेंशियल सेटलमेंट कर रहे होते हैं बिटकॉइन के नेटवर्क के ऊपर, वो बदले में ट्रांजैक्शन फीस पे करते हैं। अब वो जो ट्रांजैक्शन फीस, ये सिर्फ बीटीसी की बात नहीं है, इसी तरह की जितनी लेयर 1 ब्लॉकचेन्स है मैं सबकी बात कर रहा हूं, उस पे जो ट्रांजैक्शंस होती हैं वो एक्चुअली सेटलमेंट होती है फाइनेंशियल बिटवीन इंडिविजुअल्स, अफराद के दरमियान जो फाइनेंशियल मामलात की सेटलमेंट ब्लॉकचेन्स के ऊपर होती है। उस ब्लॉकचेन के ऊपर वो ट्रांजैक्शन, एक ब्लॉक जो है उसके अंदर जो ट्रांजैक्शंस ऐड की जाती हैं उनके दरमियान जो ट्रांजैक्शन फीस होती है, उस ट्रांजैक्शन फीस को अगर वो नेटवर्क को सिक्योर करने वाले जो माइनर्स हैं या स्टेकर्स हैं, उनको जो टोकन्स रिवॉर्ड के तौर पे दिए जाते हैं, जब इन दोनों की कैलकुलेशन करते हैं तो नेट वैल्यू जो निकलती है वो तय करती है कि ब्लॉकचेन प्रॉफिट में है या लॉस में है। ये आपको थोड़ा सा मैं चार्ट दिखा के अंडरस्टैंड करवाता हूं, शायद आपको इस वक्त समझ ना आए। ये मैं चार्ट आपको दिखाता हूं। अब थोड़ी देर के लिए ये इथीरियम की तरफ देखें। इस वक्त इथीरियम यानी बिटकॉइन की मिसाल लें तो हर 10 मिनट में एक ब्लॉक ऐड होता है, और एक ब्लॉक ऐड करने के पीछे जो नेटवर्क को सिक्योर करने वाले माइनर्स हैं उनको 6.25 बीटीसी मिला दिया जाता है। जबकि उस माइनर ने एक ब्लॉक ऐड किया, उसके अंदर अगर 100 ट्रांजैक्शन है और 100 ट्रांजैक्शन की जो ट्रांजैक्शन फीस है उन सबको कैलकुलेट कर लिया जाए तो वो फीस इतनी कम है कि मतलब 98% जो बीटीसी है वो लॉस में है। यानी 6.25 आप नया बीटीसी मार्केट में बेच रहे हैं नेटवर्क को सिक्योर करने के लिए, जबकि जो ट्रांजैक्शन फीस है वो सिर्फ और सिर्फ लेस देन 1 बीटीसी है। तो इसका मतलब यह है कि बीटीसी 98% लॉस में है। जब तक ये मतलब बीटीसी आने वाले वक्तों में जब उसकी हाल्विंग होती जाएगी, उसकी जो वैल्यू है, कहा जा रहा है कि 5वीं हाल्विंग के बाद जो है बीटीसी की सप्लाई कम हो जाएगी, उस वक्त जो ट्रांजैक्शन फीस है उस वक्त कहा जा सकता है कि बीटीसी जो है वो प्रॉफिटेबल ब्लॉकचेन है। इस वक्त जब मैं वीडियो बना रहा हूं, इस वक्त कोई मार्केट की ऐसी ब्लॉकचेन नहीं है इंक्लूडिंग इथीरियम। इथीरियम भी इस वक्त नुकसान में है, लेकिन इथीरियम जो है जब जून जुलाई में जाके अपने मर्ज करेगी, इथीरियम प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक की तरफ जाएगी, तो उस वक्त वो प्रॉफिटेबल होगी और वो क्रिप्टो मार्केट की वाहिद ब्लॉकचेन होगी जो प्रॉफिट में होगी। कैसे? देखें, इथीरियम की इस वक्त जो डेली फीस जो आती है, जो इथीरियम की ब्लॉकचेन कलेक्ट करती है, वो तकरीबन $13 मिलियन की वो फीस इकट्ठी करती है, जबकि जितने वो इथीरियम माइनर्स को देती है उसकी वैल्यू बढ़ती है 36 मिलियन। यानी 13 मिलियन और 36 मिलियन, ये देखें कितना ज्यादा फर्क है। यानी सप्लाई कितनी ज्यादा जबकि ट्रांजैक्शन फीस कम। इसी तरह जो बाइनांस स्मार्ट चेन है वो भी 1.4 मिलियन उसकी जो फीस इकट्ठी होती है, जबकि 1.7 मिलियन वो उसकी सप्लाई मार्केट में जाती है। इसी तरह ये एवेलांच की भी है, बीटीसी की भी है, सोलाना की भी है और कार्डानो की भी है। तो इसमें अगर आप देखें तो इस वक्त जब मैं वीडियो बना रहा हूं सबसे फेवरेबल, सबसे जो कम लॉस में है वो बाइनांस स्मार्ट चेन है। लेकिन बाइनांस स्मार्ट चेन को अब छोड़े, आने वाले वक्तों में जो होने जा रहा है वो मैं आपको बताता हूं। इथीरियम इस वक्त -64% लॉस में है। कार्डानो सबसे ज्यादा लॉस में है। कार्डानो जितनी ट्रांजैक्शन फीस लेके बदले में जितने टोकन स्टेकर्स को देता है वो ब्लॉकचेन लॉस में जाती है। सिर्फ ये ब्लॉकचेन कैसे सस्टेन करती है कि ये मार्केटिंग स्टंट बनाए, मार्केटिंग अपनी स्ट्रॉन्ग करे, जिससे इनकी ट्रांजैक्शन फीसों के अलावा मार्केट कैप आए। वो मार्केट जब तक आता रहेगा उस वक्त ये जो ब्लॉकचेन्स हैं वो प्रॉफिट में रहेंगी। जैसे ही वहां पे सेल ऑफ होता है और ट्रांजैक्शन फीसों के ऊपर ही ये रिलाई करना शुरू होते हैं, तो ये अपना रियल जो नेटवर्थ है वो शो करवाना शुरू कर देते हैं। तो इस वक्त अगर कार्डानो की रियल नेटवर्थ देखी जाए तो उसकी प्राइस जो है 99% ओवर वैल्यूड है। ये जो फंडामेंटल है इसके पर्सपेक्टिव से आपको इसका जायजा बता रहा हूं, इसके एंगल से देखें तो वो मैं आपको बता रहा हूं। अच्छा,
सालाना 98% लॉस में जाएगा अगर उसके पीछे जो इन्वेस्टर्स हैं उनका कैपिटल सारा निकल जाए और सिर्फ ट्रांजैक्शन फीस पे। तो इस वक्त जो सबसे कम है वो है बाइनांस मार्जिन। लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि आप बाइनांस में एप इन हो। आगे इथीरियम के बारे में उसने क्या बताया वो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। जैसे ही इथीरियम जून में या जुलाई में प्रूफ ऑफ स्टेक की तरफ चला जाएगा तो इसका मतलब यह है कि इथीरियम की जो माइनर्स को सप्लाई है ईच टोकन की वो 90% डाउन हो जाएगी। तो इसका मतलब यह है कि इथीरियम की जो ट्रांजैक्शन फीस है वो तो कम नहीं होगी। ट्रांजैक्शन फीस उतनी रहेगी 13 मिलियन पर डे। लेकिन जैसे ही उसकी सप्लाई कम हो जाएगी तो इसका मतलब यह है कि इथीरियम हर रोज नेट प्रॉफिट में आता जाएगा, बेशक उसके पीछे कोई इन्वेस्टर है या नहीं है। जिसने भी इथीरियम यूज करना है, इथीरियम चूंकि एक ब्लॉकचेन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ब्लॉकचेन है जिसके ऊपर लोग अपने अपने टोकन लॉन्च करके अपने अपने बिजनेसेस लॉन्च करते हैं, तो उनकी मजबूरी है कि इथीरियम को वो यूज करे। जब वो इथीरियम को यूज करेगा तो इथीरियम की ट्रांजैक्शन फीस ज्यादा होने की वजह से और उसकी जो बर्निंग के सिस्टम की वजह से उसकी सप्लाई कम होने की वजह से इथीरियम की प्राइसेस, मैं बड़ा होपफुल हूँ इस आर्टिकल को पढ़ के मैं बड़ा होपफुल हूँ कि इस साल के एंड तक शायद इथीरियम की प्राइस $10,000 से आपको ऊपर जाती हुई नजर आए। ठीक है, मार्केट की दीगर न्यूज वगैरह मैं आपके साथ शेयर करके आज का बुलेटिन एंड करूंगा। एक तो मैंने आपको पिछले चंद दिनों से बताया कि कैसे जो ऑयल एंड गैस बनाने वाले प्रोडक्शन हाउसेज हैं, कैसे वो अपने वेस्टेजेस को मटेरियलाइज करके उससे मजीद एक तो पोल्यूशन कम कर रहे हैं और उससे पैसा कमा रहे हैं। और ये कैनेडियन ऑयल एंड गैस कंपनी है, माइनिंग कंपनी बेंगल एनर्जी। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया में एक इनका सेटअप है, वहां पे सेटअप एक ऐसा सेटअप था कि कोविड की वजह से वो जहां जितनी वो प्रोडक्शन हो रही थी ऑयल और गैस की, वो पाइपलाइन ना बिछने की वजह से वो सारी वेस्टेजेस थी, वो एक तरह का स्ट्रैंडेड और यूं समझ लें कि गैर फाल उनके यूनिट से। उन गैर फाल यूनिट्स को भी अब क्रिप्टो मार्केट के जरिए वो बिटकॉइन की माइनिंग करके वो गैर फाल यूनिट से भी अब पैसा कमाएंगे। एक तो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट भी कम होगा और साथ उनकी जो इनएक्टिव और इनएफिशिएंट जो प्लांट्स है उन प्लांट से भी वो रेवेन्यू जनरेट करेंगे। तो ये एक तरह का मैसेज था जो खसूसन उन अफराद के लिए जो ये समझते हैं कि शायद बिटकॉइन को एक थ्रेट है इन्वायरमेंटल, कि शायद जो दुनिया है वो इसको इन्वायरमेंट के बैड इम्पैक्ट की वजह से कहीं इसको बैन ना कर दे। इस तरह का मुझे तो कोई चांस नजर नहीं आता। अच्छा जी, वाशिंगटन दूसरे तीसरे दिन में आपको अमेरिका के किसी ना किसी शहर के बारे में खबर देता हूं कि वहां पे क्रिप्टो मार्केट की अडॉप्शन से मुतल्लिक क्या अपडेट्स हैं वो शेयर करता हूं। वाशिंगटन जो है उन्होंने अभी एक बिल पास किया है, उसमें वो अपने जो वाशिंगटन के मामलात हैं, जो शहरी मामलात हैं, उनको वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की तरफ लेके जाना चाहते हैं, जिसमें वो सप्लाई चेन है, जिसमें वो म्यूनिसिपल के मामलात हैं, जिसमें वो वहाँ की एजुकेशन है, या जितने शहरी हुकूमत के गवर्नेंस के मामलात हैं उन सब मामलात को वो ब्लॉकचेन की तरफ लेके जाना चाहते हैं। ये एक तरह की उनकी गुड लक है कि वहाँ के जो लोग हैं इतने ज़्यादा एजुकेटेड, इतने ज़्यादा मैं कहूँगा कि कौमी मफादात को जहन में रख के फैसले करते हैं, ना कि वो ज़ाती मफादात को सामने रखते हैं, ना कि वो ज़ाती अना को रखते हैं। जैसे हमारे यहाँ सियासतदान खान साहब की अपनी ईगोज़ हैं और एंटी खान साहब की जितनी लीडरशिप है उनकी अपनी ईगोज़ और उनके अपने ज़ाती मफादात हैं, करप्शन वगैरह। ठीक है। अच्छा, आगे ये वेनेक एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, बड़ी खूबसूरत इन्होंने स्टेटमेंट दिया है। ये स्टेटमेंट पढ़ें, इस स्टेटमेंट को पढ़ के इनके बकौल बीटीसी की वैल्यू जो है वो आने वाले वक्तों में अगर तो यूएस डॉलर की जो ग्लोबल एक करेंसी की जो वैल्यू है वो अगर कम होती है, उसका स्टेटस अगर कम होता है, तो उसको रिप्लेस करने में इमीडिएट दो एसेट्स हैं, एक है गोल्ड और दूसरा है बीटीसी। वो कहते हैं कि जैसे ही डॉलर ने की वैल्यू ने डाउन होना है तो उनकी नजर में गोल्ड की वैल्यू उनको $31,000 पर ऑunce पे नजर आएगी। अब जब मैं वीडियो बना रहा हूं तकरीबन इस वक्त गोल्ड की वैल्यू $2,000 पर ऑunce के करीब ट्रेड हो रही है। तो इनकी नजर में जब ऐसे होगा कि गोल्ड रिप्लेस करेगा यूएस डॉलर को और इसी तरह अगर बीटीसी करेगा तो एक बीटीसी की वैल्यू इनके बकौल 1.3 मिलियन हो सकती है। अब जाहिर बात है ये चंद एक महीनों या साल 2 साल की बात नहीं है, इसको इस रिप्लेसमेंट करते हुए ग्लोबल रिजर्व को
रिप्लेस करते हुए 5 से 10 साल का अरसा लग सकता है। यानी 5 से 10 साल के अंदर अंदर इस कंपनी के जो रिसर्चर्स हैं, थिंक टैंक्स हैं, उनके बकौल गोल्ड की वैल्यू भी इंक्रीज होती हुई नजर आ रही है और उसके साथ साथ बीटीसी की वैल्यू भी नजर होती आ रही है। अब आपने ये खुद फैसला करना है कि आपने अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना है या कि ऑल इन गोल्ड होना है या ऑल इन बीटीसी होना है। ठीक है। अच्छा जी, सीजी जो है मुख्तलिफ जो बड़े बड़े मीडिया आउटलेट्स हैं सीजी की को फीचर कर रहे हैं, उसके इंटरव्यूज कर रहे हैं। इनके बकौल जो फॉर्च्यून मैगजीन है उनके बकौल जो दुनिया का अमीर तरीन शख्स है वो इलन मस्क नहीं है बल्कि सीजी है, बाइनास के जो ऑनर हैं। और इनके बकौल इनके पास तकरीबन $74 बिलियन का सरमाया है। इन्होंने तो यहाँ तक दावा किया कि शायद $90 अरब से ज्यादा इनकी नेट वैल्यू है, इनकी नेट नेट वर्थ है। गो के इंटरव्यू के दौरान ही इसने कहा नहीं नहीं मेरा मेरे पास इतना पैसा नहीं है। मेरा ख्याल है उस बेचारे ने तो कैलकुलेट ही नहीं किया होगा।